कर रहे थे कि तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप सर्टन पैटर्न्स को अगर लोकेट करना चाहते हैं एक इमेज के अंदर, वो पैटर्न जो है ना किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं। मिसाल है टॉप लेफ्ट पे या राइट राइट बॉटम पे या मिडल पे, ठीक है, या मिडल सेंटर पे या लेफ्ट सेंटर पे, या कहीं भी वो एक पैटर्न, मिसाल है एक कर्व है या एक छोटी सी इंक्लाइंड लाइन है या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन है। अगर उस लाइन इन पैटर्न्स को अगर आपने तलाश करना है तो उसका सबसे बेस्ट जो पैरामीटर है जिससे वो आप लोकेट कर सकते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि आप स्ट्राइड को यूज करें। ठीक है, स्ट्राइड के पैरामीटर को, stride are preferable to max pooling for any model that cares about information location। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को अगर आपने पिक्चर में या बहुत सारी पिक्चर्स में लोकेट करना है, ढूंढना है, तो उसके लिए स्ट्राइड का पैरामीटर बेस्ट है। तो उसमें आप मैक्स पूल नहीं यूज करेंगे, सही। दैट इज टू से वेयर द स्टफ इज इन द इमेज लोकेटेड। ठीक है, and this one does since it will have to produce an image encoding that can be used to reconstruct a valid image। तो इस तरह के जो पैटर्न हम ढूंढेंगे, ठीक है, और उस उनको लोकेट करेंगे, तो उसके जरिए ही हम जो है उन पैटर्न्स को जोड़ जोड़ के आपस में फिर हम एक इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये स्ट्राइड के फंक्शन की जो है ना ये इंपॉर्टेंस है, और ये आपके उसमें भी आ सकता है क्विज में। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपके पास ये जहाँ बना रहा है, मॉडल डिफाइन कर रहा है एनकोडर नेटवर्क, इसमें जो है आपके पास ये हो गया लेयर्स, और उसके बाद डायमेंशनलिटी हमने देखी कि भाई डायमेंशनलिटी ऑफ लेटेंट स्पेस टू डी प्लेन। ठीक है, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वो 2D में होगी, आपकी जी मीन जी लॉग वेरिएंस की, सही। 2 डायमेंशन में उसको रखा है। एनकोडर इनपुट्स, आपके पास शेप आ गई, इमेज की शेप आ गई, वो आपके पास जो है मिनिस्ट की 28 1। और उसके बाद लेयर काउंट 2D, 32 फिल्टर्स हो गए, 3 आपके ये हो गए कर्नल साइज, जैसे 3x3 होता है या 5x5 या 7x7, तो यहाँ 3x3 का कर्नल यूज किया। एक्टिवेशन और येलो है, स्ट्राइड जो है देखें इसने 2 रखे हैं। पैडिंग सेम, ठीक है, तो पैडिंग सेम का मतलब है आपकी आउटपुट जो, जैसे कि आपकी इनपुट की हाइट और विड्थ होगी ना, वही मेंटेन रखेगा आउटपुट के ऊपर हाइट और विड्थ। और उसके आपने एक सिक्वेंशियल एपीआई के जरिए यूज करते हैं, यहाँ पे आपने इसको इनपुट दे दी, इनकोडर इनपुट्स। अब आपके पास ये अगली लेयर पे दूसरे काउंट 2D 64 फिल्टर 3 एंड रेलू एंड स्ट्राइड 2 पेंडिंग सेम, और इसको आपने सिक्वेंशियली यहाँ पे इनपुट दे दिया x। और उसके बाद आपने इसको फ्लैटन किया है। ठीक है, क्योंकि डेंस में डाल रहे हैं तो उससे फ्लैटन करेंगे उससे पहले। ठीक है, डेंस डेंस में जाने से पहले। देन आपने पास ये चीज़ आ गई, तो ये आपके पास आ गई। ये तो हो गया आपका, यहाँ तक जो है वो आपका इनपुट अभी आ रही है। अब हमने जो है जो वो पैरामीटर निकालने, जी मीन जी लॉग वेरिएंस, वो जो है ना यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलेंगे। लेकिन बेसिकली जो है ना थोड़ा सा मुझे इसमें, मैंने असल में थोड़ा घंटा पहले थोड़ा सा इसको देखा था। तो यहाँ पे इसका जब हमने लिया समरी, तो आपके पास ये समरी आ गई। ठीक है, ये आपके पास पैरामीटर आ गया। नेक्स्ट इज द कोड यूजिंग z मीन z log variance to parameter of the statistical distribution assumed to have produced input have assumed to have produced input image to generate a latent space point z। अब हमने एक रैंडम पॉइंट जनरेट करना है। आपको पता है हम सेकंड स्टेप हमारा था कि इन दोनों को यूज करते हुए आपने एक क्या करना है, रैंडम पॉइंट लेना है। फिर उस रैंडम पॉइंट को यूज करते हुए आप उससे इमेज रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम रैंडम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, ये आपका सैम्पलर, रैंडम पॉइंट सैम्पलर। ठीक है, तो ये आपका क्लास एक बनाई आपने सैम्पलर लेयर्स डॉट लेयर, ये सब क्लास किया आपने, लेयर्स को सब क्लास किया। ठीक है, तो सब क्लासिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर अब आगे इस बुक में तकरीबन
ऊप बहुत यूज हो रही है, ठीक है। तो ऊप जो है ना आपका लेटेस्ट चीज है, लेटेस्ट ट्रेंड है इसके अंदर, डीप लर्निंग के अंदर हमें ऊप के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिफाइन कॉल, इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया सेल्फ, जी मीन जी लॉग वेरिएंस, ये दो इनपुट आएंगी जो कि आपके दो पैरामीटर आए हैं आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। और बैच साइज हमने लिया टी एफ डॉट शेप जी मीन, जी मीन ज़ीरो का मतलब बैच साइज जो है आपका, अम, आपकी जो इसकी डायमेंशन है, जी मीन की जो डायमेंशन होगी ना, हम इसको जब कोड को रन करेंगे फिर हम ये चीज़ें रन करके देखेंगे और इनको प्रिंट लेके देखेंगे, ताकि हम इसको मज़ीद जस्टिफाई कर सकें इन कॉन्सेप्ट्स को। कि अब यहाँ पे ये टी डॉट शेप जी मीन ज़ीरो का मतलब है कि जो जी मीन की जो शेप है उसकी जो पहली ज़ीरोथ डायमेंशन है, तो मिसाल के तौर पे शेप आ रही है जी 12,12,32 फर्ज किया, तो इसमें जी मीन ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है? अगर 12,32 अगर इसकी हो शेप, टी एफ डॉट शेप जी मीन की शेप ये है, तो इसमें जीरो वाला कौन सा आएगा? जीरो वाला 12। 12 आएगा, ठीक है। तो ये इसका वो चीज़, तो वो ये लेता है, ठीक है, वो बैच साइज को पिक करता है इससे बेसिकली बैच साइज, जो कि बैच उठाएगा यहाँ से। और जी साइज जो है वो आपका टी एफ डॉट शेप जी मीन और ओ 32 आएगा, ठीक है, 1232। तो ये आपका फर्स्ट शेप उसकी है और ये सेकंड मतलब उसका है। तो और एप्सिलॉन डिफाइन करेंगे, एप्सिलॉन एक रैंडम नंबर है, ठीक है। तो वो हमने उसमें ये फार्मूला में यूज़ करना है इसको, एप्सिलॉन को जनरेट करने के लिए उसने ये बनाया है टी एफ डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल शेप इज इक्वल टू बैच साइज, ठीक है। बैच साइज आपका हो गया और जी साइज, तो ये जो है ड्रॉ और रैंडम बैच ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई। और बेसिकली मेरा ख्याल है अब मैं थोड़ा सा समझ गया हूँ ना। उसकी वजह ये है कि हमने ऐसा क्यों किया है, ये हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है कि हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और वो हर जो एक लूप चलेगी या हर एक इपॉक जो चलेगा उसके ऊपर ये एक हमें एक एप्सिलॉन लेना होगा, ठीक है। एप्सिलॉन जो है आप लिटिल एक स्मॉल चेंज है, सही है, एक स्मॉल वेक्टर है, एक टेंसर है स्मॉल वैल्यूज का, ठीक है। लेकिन उस टेंसर की जो शेप है ना, जब तक वो शेप इनसे मैच नहीं करेगी इससे, तो वो आप ये वाले टेंसर ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये ऑपरेशन करने के लिए जो इनकी शेप्स हैं तो वो आपकी इनके साथ मैच करनी चाहिए। तो जब आप इसको एप्सिलॉन को लेंगे तो इसका जो ये वाली हैं चीज़ें, आपकी जो शेप्स हैं ये इनके साथ मैच करनी चाहिए, ये जी लॉग और जी मीन के साथ, तो देन आप ये ट्रांसफर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है। तो उस ये आपने एक रैंडमली इनिशियलाइज कराया एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब सिंपली यही, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन के लिए ये दो काम किए हैं, ठीक है। ये दो काम सिर्फ एप्सिलॉन की शेप के लिए किए हैं कि एप्सिलॉन की वेक्टर की जो शेप है वो सेम ऐसी है जैसी कि जी मीन और इसकी जी लॉग वार की है। तो जब आपका ये आ गया, यहाँ से ये रिटर्न होगा। अब ये चीज़ है ना, ये आपका रैंडम पॉइंट आ गया है, ठीक है, जो कि हमें चाहिए था। ये आपका जी है, जी इज इक्वल टू जी मीन प्लस जी लॉग वेरिएंस मल्टीप्लाई एप्सिलॉन, जो हमने ऊपर देखा था, ठीक। तो ये आपका हो गया सैम्पलर, ये हो गया सेकंड स्टेप, ठीक है। अब आपके पास थर्ड स्टेप आ गया, द फॉलोइंग लिस्टिंग शोज द डिकोडर इम्प्लीमेंटेशन। अब आपका थर्ड स्टेप है डिकोडर डिकोडर बनाने का। वी रीशेप द वेक्टर जी टू द डायमेंशंस of an image and then use the following convolution layers to obtain a final image output that has the same dimension as the original। तो आपके पास जो अ, ये आया कि जो वेक्टर z आया है यहाँ से, ये z वेक्टर आया, ठीक है, आपका रैंडम वेक्टर जो हमने लिया, उसको हमने क्या करना है कि रीशेप करना है किसमें,
ओरिजिनल इमेज के जो आपकी इनपुट इमेज आई थी, लाजिम बात है जो इनपुट इमेज आई थी उसको आपने अगर सेम शेप में लेके आना है तो आपने जी वेक्टर को सेम शेप में लाना होगा, ताकि आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसके बाद आप इनपुट इमेज उससे सेम डायमेंशन में रॉ आउटपुट कर सकें। ठीक है, तो उसमें आपके पास यहाँ आ गया ये लेटेंट इनपुट्स जो है आप कह रहे हैं इनपुट शेप इज इक्वल टू लेटेंट डायमेंशन। आपके पास लेटेंट डायमेंशन जो है वो 2 डायमेंशनल स्पेस थी। ठीक है, 2 डायमेंशनल यानी कि एक आपके पास z है और एक आपके पास z मीन है और एक आपके पास z लॉग वेरिएंस है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ हमने ऊपर लेटेंट डायमेंशन 2 रखी थी। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास इनपुट शेप लेटेंट डायमेंशन आ गई, x इज इक्वल टू लेयर डॉट डेंस। अच्छा, अब ये बात है कि जो हमने ऑपरेशन ऊपर किए थे ना यहाँ पे एनकोडर में, उसके उल्ट जो है ना हमने डिकोडर में करने हैं। ठीक है, तो डिकोडर के अंदर उल्ट ऑपरेशन होगा। और अगला अगला ऑपरेशन हो गया इसका लेयर्स डॉट डेंस। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेयर्स डॉट कॉन्स 2D था और the following listing shows the decoder implementation. We reshape the vector z to the dimension of an input image and then use a few convolution layers to obtain the final output image output that has the same dimension as the original input image. आगे बाद यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है, ये वाली लेयर क्या कर रही है, ये लेकर produce the same number of coefficients that we had at the level of flattened layer in the encoder. अब एनकोडर के ऊपर जो है हमारे पास नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स, तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स हमारे पास कितने थे, फ्लैटन फ्लैटन लेयर एट द फ्लैटन लेयर के पर, फ्लैटन लेयर कहाँ है, फ्लैटन लेयर, ये फ्लैटन लेयर से जो आउटपुट आ रहे थे 3136 पैरामीटर्स, 3136 कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे आपके पास जो है हमने इसकी जो आउटपुट जो आनी चाहिए वो 3136 होगी, तो जो है ना ये आपकी हम उसका उल्ट ऑपरेशन करेंगे फ्लैटन का। ठीक है, तो 3136 देखिए यहाँ पे डेंस के ऊपर 3136 आ रहे हैं, तो 3136 लाने के लिए आपको जो है 7*7*64, ये आपका कितना बन रहा है, ठीक है सर, आ रही है 3136 आ रही है, 3136 आ रही है। तो इसको आपने आप जो फ्लैटन का अपोजिट करना है ना, तो लाजिम बात है कि पहले 3136 आपके पास पैरामीटर्स हों, उसके बाद जो है मतलब आपने इनपुट इधर देनी है और उस यहाँ से आपकी आउटपुट जो आएगी वो 3136 आएगी, उसकी इनपुट बनेगी और उसके बाद आप जो है इसको इस शेप में लेके आएंगे। ठीक है, 77664 की शेप में। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप मतलब 3136 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 3136 फिल्टर्स लगे होंगे। ठीक है, आपके जो ना वो क्या कहते हैं उसको, हिडन यूनिट्स, 3136 हिडन यूनिट्स लगे होंगे। तो फिर आप उसकी जो आउटपुट होगी वो यहाँ डालेंगे उसमें रीशेप में। ठीक है, लेयर्स डॉट रीशेप 7764। ठीक है, क्योंकि आपकी जो फ्लैटन से पहले जो थी ये 7764 थी ना, तो उसको आपने वापस लेके आना है 7764 में। ठीक, इसमें आ गई आपकी 7764। देन आपके पास जो है अगला अगला ऑपरेशन था किस चीज़ का, डेंस 16 नहीं ये वाला कॉन्क 2D, यानी ऊपर से ऐसे चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आपके पास था कॉन्वोल्यूशन 2D। अब इनवर्स कॉन्वोल्यूशन 2D होगी, उसको कहते हैं कॉन 2D ट्रांसपोज। कॉन 2D ट्रांसपोज जो है उससे जो है आपके पास आपको कितनी मतलब आउटपुट जो है वो और ये है कॉन 2D हमें कितनी आउटपुट दे रहा है, डबल कर देगा जी डायमेंशन को डबल कर देगा, अभी 7 तो 14 हो जाएगा। हाँ ठीक है, हमें ये चाहिए ना 14 14 32 यही।
हमें 28 चाहिए जो कि लास्ट लेयर पे होगी। अच्छा एक मिनट, हमें चाहिए, नहीं अभी तो हमें ये चाहिए ना 14 14, ठीक है। जी ये अप सैम्पलिंग हो रही है सर। अप सैम्पलिंग हो रही है, बिल्कुल। तो ये जो है यहाँ से आपके पास जो है इस हमें चाहिए कितना, 14 14, ठीक है। हम कितने दे रहे हैं, 7 7 7 7 दे रहे हैं, लेकिन हमें इसकी आउटपुट चाहिए 14 14। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इसका कोई फार्मूला भी होगा वैसे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हम कितने लगाएं और उसके हमें वो मिले 14 14 मिल जाए, तो वो एक कैलकुलेशन होगी मेरे ख्याल में। कैलकुलेशन क्या होनी है मेरे ख्याल में, ये जब हम 3 3 का फिल्टर लगाते हैं, क्योंकि 3 3 का अगर काउंट 2D में लगाएं तो वो इसको हाफ करता है, लेकिन अगर हम इनवर्स ट्रांसपोज लगाएं काउंट 2D तो वो उसको डबल कर देगा, ठीक है। जी सर बिल्कुल। तो यहाँ आपके जो पैरामीटर हैं यहाँ पे आपके डबल हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपके पास 14 14 14 होने के बाद यहाँ 20 28 होना है, फिर डबल होना चाहिए, तो फिर आप दोबारा से वही वाली लगाएंगे। लेकिन यहाँ फिल्टर जो है इसने 32 लगाए हैं, इसकी इसकी कोई ख़ास वजह, क्या हम एज्यूम करें कि इधर 32 है तो उधर भी 32 होंगे, ये तो यहाँ आखिरी लेयर पे फिर 32 लगे हैं और वो चीज़ उसके बाद आगे, यानी कि यहाँ पे ये आपकी जो इनपुट आउटपुट है वो डबल हो जाएगी 20 28, ठीक है। उसकी आउटपुट ये 28 28 32, ठीक। और फर्दर जो है आपके पास फिर सिग्मॉइड प्लेस डॉट काउंट 2D सिग्मॉइड लगा, उसमें पैडिंग सेम एक्स, तो ये आपके पास कॉन्वर्शन 2D दोबारा से लगी। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न क्या है, कॉन्वर्शन 2D 1 3, यहाँ पे कह रहा है कि द आउटपुट एंड्स अप विद द शेप 28 28 1। अच्छा, ये इसकी आउटपुट जो है 28 28 1 होगी। इसकी इसकी क्या रीज़न है, ऊपर हमारा आखिरी जो है काउंट 2D के बाद तो सिंपली ये चाहिए ना, हाँ इसकी मतलब अब यहाँ से हमारे पास थी कितनी आई थी, यहाँ पे हमारे पास आई थी आखिर में 28 28 32, ठीक है। अब हमने क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं कि इनपुट शेप इसकी क्या थी 28 28 1, तो हमें उसकी हमारे पास उधर आ रही है 28 28 32 यहाँ। अब हमने इसको फीड किया है कॉन्वर्शन 2D में, तो हमें चाहिए 28 28 1, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको करना पड़ा, कॉन्वर्शन 2D में से गुजारना पड़ा, और वन बिल्कुल। सिंगल फिल्टर 3x3 का आपका कर्नल सिग्मोइड एक्टिवेशन है, पैडिंग सेम एक्स, ये आपके पास आ गया। इसकी आउटपुट 28 28 1, यानी ओरिजिनल इमेज का साइज वापस आ गया हमारे पास। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि ये हो रहा है कि ये क्यों इस तरह कैसे, ये तो चलो आपके पास अंडरस्टैंडेबल है। एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ ये 32 सिर्फ इसीलिए सिमेट्री को रखने के लिए है कि भाई जो हमने वहाँ यूज़ किया है वही वही यहाँ यूज़ होगा, या कोई इसकी ख़ास मैथमेटिकल एक फार्मूलेशन है जो कि अगर हम यहाँ पे अगर 64 रखते हैं तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़, ये अब हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं बाद में, इसको जब हम रन करेंगे, इसको जब सिमुलेट करेंगे कोड को ना, तो फिर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो है कॉन्फ 2D जो है हमने लगाया है, तो ये किस पर्पस के लिए लगाया है,
क्या ये डेंस से नहीं हो सकता था? 1। फिर डेंस के लिए तो फिर दोबारा हमें फ्लैटन करना पड़ता। अच्छा अच्छा, सही। ओ ठीक है ना, हाँ। देखें यहाँ पे वन वन रखा है ना, ठीक है। तो ये वन हमारे पास इसकी जो चैनल, ये नंबर ऑफ चैनल्स है ना असल बेसिकली, ये 32 चैनल हैं, ये 64 चैनल हैं, ये चैनल हैं, ठीक है। आपके पास कॉन्वोल्यूशन 2D के अंदर ये नंबर ऑफ चैनल कहलाते हैं मेरे ख्याल में। यहाँ पे मैं डेंस लेयर देखते हैं, नहीं डेंस लेयर नहीं, कॉन्वोल्यूशन 2D, कॉन्वोल्यूशन लेयर किधर है? ये 32 और 64 का तो आई थिंक मतलब ये था कि एक इमेज से 32 आउटपुट निकलेंगे और एक इमेज से जो है तो 64 आउटपुट। एक ये देखें, एक मिनट, ये है फिल्टर्स, कर्नल साइज ट्राइड, कॉन्वोल्यूशन 2D में फिल्टर्स हैं असल में। यहाँ पे फिल्टर्स नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं। द डायमेंशनलिटी ऑफ द आउटपुट स्पेस, ये द डायमेंशनलिटी ऑफ द आउटपुट स्पेस, जो आउटपुट स्पेस है उसके डायमेंशनलिटी क्या है? द नंबर ऑफ आउटपुट फिल्टर्स इन द कन्वोल्यूशन, ठीक है। ये असल में बेसिकली ये आपके पास जो है ना, ये जैसे ये आपके 64 है और ये 32 है। अब यहाँ अगर आप देखें, ये देखें, ये 64, ये 32, ये चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्योंकि आउट के ऊपर 28 1 चाहिए ना, तो 1 का मतलब आप यहाँ पे डेंस में अगर आप ये यहाँ कौन 2D में 1 लगाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ चैनल 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये लगाया है। लेकिन बेसिकली अगर हम यहाँ डेंस लगाएं फिर क्या होगा? सर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम तो डेंस तब लगाते हैं जब फ्लैटन करके उसको इनपुट देते हैं। तो आपका फर्ज किया, फ्लैटन लगा दिया। चले हम इसको ट्राई करके देखेंगे बाद में, ये ज़हन में रखिएगा फिर। तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास ये जो है, ये आपका पूरा एक नेटवर्क बन गया, आपका मॉडल बन गया, ये डिकोडर का मॉडल। अब ये एक चीज़ होगी, एक हो गया आपका एनकोडर का हो गया, ठीक है। एक हो गया आपका क्लास, किसकी? सैंपल की क्लास होगी जो सैंपल लेगी। एक आपका हो गया डिकोडर का, ठीक है। लेकिन उसको आपने मॉडल क्लास में ही डिफाइन किया, कैरस डॉट कैपिटल एम वाला जो मॉडल है ना, उसके अंदर आपने इसको इनपुट, लेटेंट इनपुट्स, डिकोडर आउटपुट्स, ठीक है, और नेम इज इक्वल टू डिकोडर। तो ये जो है आपका लेटेंट इनपुट्स क्या है? ये आपका वही जो टू इनपुट्स आएंगी, लेटेंट इनपुट्स जो हैं आपकी, वो जी जी इसमें आप फीड करेंगे, जो जी वेक्टर है आपका यहाँ से आ रहा है। तो उससे आपके पास जो है डिकोडर आउटपुट्स आ जाएंगी। हमारे पास ये तीन चीज़ें बन गई, ये तीन किस्म के दो मॉडल हैं और एक आपका वो सैम्पलर है, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट अ वेरिएशनल ऑटो एनकोडर मॉडल इटसेल्फ, ठीक है। तो भाई अब तक हम क्या कर रहे थे बताओ? अभी हमने क्या किया है, ये तीन चीज़ें क्रिएट तो करी हैं। अब क्या है? अब ये है कि वो कह रहा है कि मॉडल इटसेल्फ, मॉडल को क्रिएट करो जी। मॉडल क्या है जी? आगे देखते हैं। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ मॉडल दैट इजंट डूइंग द सुपरवाइज्ड लर्निंग। कि यहाँ पे आपको ये सुपरवाइज लर्निंग नहीं है, क्योंकि आपकी इनपुट्स को देखते हुए और उसके बाद ये आउटपुट्स बना रहे हैं। तो ये सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, एंड ऑटो एनकोडर इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग बिकॉज इट यूजेस इट्स इनपुट्स एज टारगेट्स। आपके जो इनपुट्स हैं उन्हीं को टारगेट करके वो उसी तरह की आउटपुट्स जनरेट करने की कोशिश करता है। तो इसको सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई लेबल्स नहीं है, ठीक है।
whenever you depart from classical supervised learning, it is common to subclass the model class. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हम यहाँ पे जो मॉडल क्लास है उसको सब क्लास करें, होल्ड करते हैं। तो ये हमने क्या करना है कि जब भी आप सुपरवाइज लर्निंग का टास्क ना करेंगे, अगर आप सेल्फ सुपरवाइज या सेमी सुपरवाइज लर्निंग करेंगे तो उसके लिए आप को सब क्लासिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सब क्लासिंग जो है ना, मॉडल क्लास की सब क्लासिंग, ठीक है। तो जब भी आप ये कि मिसाल क्लास वेरिएशनल एनकोडर्स आपने एक क्लास बना दी और केरस डॉट मॉडल आपने उसकी सब क्लास कर दी है, ये एक सब क्लास है इसकी, इस वाली क्लास की सब क्लास बन गई, ठीक है। ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये एक सब क्लास बन गई। इसमें आप इनिट का होता है फंक्शन उसका, और उसमें सेल्फ और एनकोडर डिकोडर आपके पास करेंगे। इसमें एनकोडर का फंक्शन, डिकोडर का फंक्शन और कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, और सुपर का इसमें लाजमी यूज होता है, सुपर डॉट इनिट, ठीक है। इसमें पुरानी वाली बुक में कैसे है ये चीज? सर उसमें ये चीज ही नहीं है। ये चीज नहीं है? नहीं सर। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, क्लास नहीं, उसने नहीं किया, ये सब क्लास नहीं बनाई। नहीं, कंपैरेटिवली उससे इजी लग रहा है ये। जी सर काफी इजी है उससे। लेकिन उसका कोई ना कोई एडवांटेज होगा तो ही उन्होंने चेंज किया ना। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, कस्टम है वो, तो कस्टम कोड है हमारे पास। चले मेरे ख्याल वही करते हैं, क्योंकि हमने आगे उसको ही करना है, तो बेटर है वही करें। क्या ख्याल है? तो उसमें फिर सेल्फ डॉट इनकोडर इज इक्वल टू डिकोडर और सेल्फ डॉट सैम्पलर इज इक्वल टू सैम्पलर। अच्छा, इसमें जो है सैम्पलर इसने नहीं किया, इस यहाँ पे तो पास नहीं किया, तो लेकिन जो सैम्पलर हमने ऊपर डिफाइन किया है उसको इसने इसको अच्छा एज अ क्लास है ना ये, क्योंकि ये खुद एक क्लास है, तो वहां से मेरे ख्याल इसको इनहेरिटेंस कर लिया, शायद इनहेरिटेंस कहते हैं इसको। तो ऊप के अंदर एक इनहेरिटेंस भी एक फिनोमिना है जिसमें आप क्लास मेरे ख्याल इनहेरिट कर सकते हैं दूसरी क्लास। तो ये क्लास को आपने इसमें इनहेरिट कर लिया उसके अंदर। मेरा ख्याल है, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ यहाँ पे? ये जो सैम्पलर है ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। इनहेरिटेंस जो है वो टॉप पे है, जो क्लास VAE है और केरस डॉट मॉडल से ये इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस है ये सब क्लासिंग नहीं कहलाती? मतलब सब क्लासिंग ऐसे ही कहते हैं ना उसको, कि जो इसकी पेरेंट क्लास है केरस डॉट मॉडल, ये इसकी पेरेंट क्लास हो गई, VAE इसकी सब क्लास हो गई, या आप इसे चाइल्ड क्लास कह सकते हैं। अच्छा, चाइल्ड क्लास हो गई। लेकिन ये फिनोमेना क्या है, ये वाला, ये उस क्लास को यहाँ पे सैम्पलर जो है ये उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। सेल्फ डॉट सैम्पलर इज इक्वल टू सैम्पलर जो क्लास है उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करके उसका ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, सैम्पलर को साइन किया हुआ है। अच्छा, नहीं तो यहाँ पे हम सैम्पलर यहाँ नहीं डाल सकते थे इस जगह? हाँ नहीं, वो देखें, एक तो ये है कि हम जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगे VAE का, ये जो इनिट है ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। हमें अगर ज़रूरत है कि हम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए उसका ऑब्जेक्ट पास करें, तो फिर हमें ज़रूरत है कि हम वहाँ से उसे एज एन आर्गुमेंट पास करें। अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है
हमें ये पता है कि वो ऑलवेज यूज होगा, हमें उसे कोई किसी मतलब ऐसा नहीं है कि जब हम उसे कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो तभी पास करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने उसको एज ए यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको सैम्पलर असाइन कर देगा, ये वाला हमें पास कंस्ट्रक्टर करनी होगा, ये सेल्फ है। ये सेल्फ कंस्ट्रक्टर है, नहीं ये इनिट जो है ये कंस्ट्रक्टर है, इसका वीएई का कंस्ट्रक्टर इनिट है ये वाला। ठीक ठीक। तो जब भी हम इसको सुपर डॉट इनिट को कॉल करेंगे तो ये फिर कॉल होगा, वरना नहीं होगा। नहीं नहीं, सुपर डॉट इनिट जो है ये आपका जो कैरेज डॉट मॉडल है इसका कंस्ट्रक्टर है। तो ठीक हम ठीक। ये कह रहे हैं सुपर डॉट इनिट में हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी सुपर क्लास है, हम जी इस वीएई की सुपर क्लास कौन सी है, कैरेज डॉट मॉडल, जी हम जी। कह रहे हैं उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो। हम्म और डॉट इनिट ये उसका जो पेरेंट है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो, ये हम्म कीवर्ड आर्गुमेंट्स के साथ। और हम्म। हम असल में अपनी सब क्लास के अंदर अपनी पेरेंट क्लास को पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं, और उसके बाद अपनी जो क्लास है उसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये अब हमारी क्लास के वेरिएबल हो गए ना, सेल्फ डॉट इनकोडर, सेल्फ डॉट डिकोडर, और सेल्फ डॉट सैम्पलर सैम्पलर, ये सारे एग्जैक्टली ये इसके सारे ये हमारी क्लास की वेरिएबल हो गए। ये हमारी क्लास के वेरिएबल हो गए। ठीक। लेकिन ये जो है, आप जब जब भी किसी प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे इसकी प्रॉपर्टी को, तो वो इसकी वजह से पॉसिबल होगा, सुपर डॉट इनिट की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो ये आपके पास आ गया, इसके हो गया। उसके बाद अब ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे सेल्फ डॉट टोटल लॉस ट्रैकर, यहाँ पे ये कि वी यूज द मैट्रिक्स टू कीप ट्रैक ऑफ द लॉस एवरेजेस ओवर ईच इपॉक। अब जैसे जैसे आपकी इपॉक्स चलती जाएंगी तो लाजिम बात है उसके अंदर आपके लॉसेस जो है हर स्टेप के ऊपर, हर इपॉक के ऊपर आपके लॉस चेंज हो रहे होंगे। तो उनको रिकॉर्ड रखने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए आपने एक वेरिएबल बना दिया इस क्लास का, वीआई का। उसमें उसने आपने इसमें डाल दिया कैरस डॉट मैट्रिक्स डॉट मीन नेम इज इक्वल टू टोटल लॉस। ठीक है, ये हो गया। और इस तरीके से टोटल लॉस ट्रैकर और रिकंस्ट्रक्शन लॉस ट्रैकर। और आपके पास एक और लॉस है जो कि के एल लॉस ट्रैकर है। ये मेरे ख्याल में ये जो लॉस है, ये आपका जो है ना, हमने एक ऊपर फंक्शन देखा था, उसको कह रहा था ये अ, शायद वो ये लॉस है। ठीक है, कुल बैक लिबियर ड्राइवर डाइवर्जेंस, ये कुछ इस तरह से, लिबियर मींस डाइवर्जेंस। तो ये जो है ना, एक ये लॉस है। ठीक है, तो वो जो मेरे ख्याल में एक रिकंस्ट्रक्शन लॉस है, एक है रेगुलराइजेशन लॉस। सही, तो उसको इसने यहाँ पे डाल दिया। एक आपका टोटल लॉस, एक है आपका ये आपका टोटल लॉस हो गया, ये आपका रिकंस्ट्रक्शन लॉस हो गया, और ये आपका रेगुलराइजेशन लॉस हो गया। सही, तो बेसिकली